नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात उस शख्सियत से कराएंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार की रीढ़ की हड्डी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल की। राजेश अग्रवाल जी, खास बात पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वित्त मंत्री हैं आप। उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें आप पर टिकी रहती हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत राजनीतिक करियर की कैसे हुई और आप कैसे एक छात्र जीवन से अगर आपकी बात करें तो राजनीति का सफर तय करते करते वित्त मंत्रालय तक पहुंचे। बहुत लंबी घटना है अभिषेक जी। बचपन कैसे गुजरा याद करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। बर्ली कॉलेज से छात्रा जीवन में प्रारंभ से जो है, जो नगर पालिका के स्कूल थे उसमें जाकर बैठ के पढ़ा कर बड़े हुए। बर्ली में इंटरमीडिएट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद अपना व्यवसाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य किया। उसके अंदर मन लगता था, इसलिए वो काम खूब तेज़ी से किया। पदाधिकारी भी अनेक वर्षों तक रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और उसके बाद 1992 में कभी कहा गया कि अब राजनीति में जाना है, तो राजनीति की तरफ जो है वो डाइवर्जन दिया गया। और तब से लगातार मैं बरेली की जनता का आभारी हूँ कि उसने मुझे जो है वो अपना जनप्रतिनिधि मानकर बराबर चुनते रहे। मैंने ये ज़रूर कोशिश की कि जब 4 बार लगातार बरेली शहर से विधायक बन चुका तो देखूं कहीं दूसरी स्थान से भी मेरी उतनी ही क्रेडिट है या नहीं है। और इसलिए एक ऐसे स्थान से मैंने चुनाव लड़ा जो बरेली कैंट कहलाता था। पिछले 40 वर्षों से कभी भारतीय जनता पार्टी उसमें जो है अपने सिग्नेचर्स नहीं कर पाई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा और जनता का अपार स्नेह, बहुत अच्छे वोटों से उन्होंने मुझे फिर चुन लिया। इस बार भी चुन के भेज दिया। यही राजनीतिक जीवन है। आपने अगर बात की जाए, आपका लंबा करियर रहा सर। 1992 से आप राजनीति की तरफ हैं और बीजेपी में आप शुरू से रहे। सर, अगर देखा जाए तो आपने सारी सरकारें, बीजेपी के पूर्व की सरकारें भी देखी, राजनाथ सिंह जी की, कल्याण सिंह जी की, और अब योगी सरकार देख रहे हैं आप। क्या परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि वो चाहे माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार हो, राजनाथ जी की सरकार हो या माननीय रामप्रकाश जी की सरकार हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। और हमेशा से हमारा लक्ष्य जो है इस राष्ट्र के प्रति समर्पण रहा है। राष्ट्र के उद्भव के लिए उस परम वैभव को प्राप्त करना, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कैसे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि मुख्यमंत्री होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्यमंत्री अपने को कार्यकर्ता के रूप में समर्पित करके कार्य करता है। मैंने देखा कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो है अपना मुख्यमंत्री का द्वार खोल रखा था। कोई भी चीज़ सार्वजनिक रूप से जो है वो लोगों के बीच में जाकर घोषणा किया करते थे। माननीय रामप्रकाश जी का भी कालखंड लगभग जो है एक साधुओं जैसा था। माननीय कल्याण सिंह जी के नाम के लिए आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो वो कर गए, गुंडा या तो जेल में होगा या उत्तर प्रदेश के बाहर, और ये उन्होंने प्रतिध्वनित किया। ये उन्हीं का कलेजा था कि उन्होंने जो है वो अधिकारियों के लिए कहा कि नहीं, इनकी गलती नहीं है, जो कुछ भी है मेरे आदेश से हुआ, आई हैव टू सफर। तो इस प्रकार के आदर्शों पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ नेता आज योगी जी भी लगभग उसी क्रम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका परिणाम है कि वो हनक दिखाई देती है। हमारे कार्य करने की पद्धति दूसरे से अलग है। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी एक ट्रैक पर चलते चलते आदमी यूज टू हो जाता है। पिछले जो 15-20 वर्षों का अनुभव दिखाई दे रहा है, 15 वर्षों का, उसमें इस प्रकार की सरकारों का कार्य था कि जहां पर किसी प्रकार की कोई जो है वो कहा जाए तो कोई मानवीय मूल्यों के प्रति कोई चिंता नहीं थी। जो उन्होंने सोचा उसको करना है। योजना अगर ए क्लास की है तो उसमें डी में जो है वो पैसा डाल देना, ये उनकी वृत्ति रही। डी में से उठाकर जो है वो बी में डाल देना, जनहित को अवॉइड करना,
व्यक्तिगत हित को अवॉइड नहीं करना, ये इस प्रकार की कार्यपद्धति और हमारी कार्यपद्धति में अभिषेक जी। सर आपने जब ये कार्यभार संभाला वित्त मंत्री का, वित्त मंत्रालय संभालते हुए आपको क्या चीज़ें दिखी कि आपने जब स्टडी की, क्योंकि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री को दिया था, मुख्यमंत्री को लंबे दौर के सारे विभागों ने प्रेजेंटेशन दिया, आप लोगों को दूसरे विभाग समझने का भी मौका मिला, और वित्त मंत्रालय का जो प्रेजेंटेशन था उसमें क्या दिखाया गया था? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअल में जो प्रेजेंटेशन की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा दूरगामी उसके प्रति सोच था। प्रत्येक मंत्री, वो चाहे राज्य मंत्री स्तर के हों, चाहे इंडिपेंडेंट स्तर के हों, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, सबको एक साथ बैठकर एक तो ये जानकारी करना कि किस प्रकार का जो है वो आपका डिपार्टमेंट है, और बाकी अन्य डिपार्टमेंट के बारे में जो है, चूंकि हम नए थे, नई एक कैबिनेट थी, तो हर एक को हर चीज़ की तुरंत जानकारी नहीं, लेकिन तुरंत कार्य योजना के ऊपर लगना, तो इसलिए बहुत आवश्यक था कि हर व्यक्ति के लिए, हर मंत्री के लिए दूसरे मंत्रालय के बारे में जानकारी, और इसलिए वो किया गया। प्रेजेंटेशन में कहा गया कि वर्तमान की स्थिति क्या है और भविष्य तक हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, हमने सरकारी योजनाओं के बारे में क्या ज्ञान रखना है, किस तरह से चलना है, इसकी। सर प्रेजेंटेशन के दौरान हम भी कवरेज कर रहे थे, ये तो पता चल रहा था कि अधिकारी वहाँ पे रामराज्य जैसी तस्वीरें दिखा रहे प्रेजेंटेशन में, हर विभाग को इतना सुनहरे अक्षरों में दिखा रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन योगी सरकार ने इन सब चीज़ों से परे हट के भी काम किया, कई योजनाओं को बंद किया, कई कार्रवाई की। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछला जो विभाग, जो भी पूर्वता सरकार रही, उसमें क्या क्या अनियमितताएं आपको दिखी, और खासतौर से आपके विभाग में? नहीं, देखिए, मेरा अपना सोच अलग अलग है, ये मैन टू मैन डिफर करता है। आप पीछे की गलतियों को जो है वो अगर उधेड़ते रहेंगे, तो हमेशा हर आदमी जानता है कि अगर गलत है, गंदगी है, तो उसमें से कहीं ना कहीं जो स्मेल निकलेगी वो ठीक नहीं निकलेगी। तो बजाय इसके भविष्य के बारे में सोचो, कल का कैसे अच्छा हो। योगी सरकार का एक संकल्प है कि सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि हम इस बार जो है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्मशती मना रहे हैं, ये उनके लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का टोटल थॉट जो है वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो है एकात्म मानववाद के साथ जो है वो लगा हुआ है, और उसमें अंत्योदय है, आखिर की कड़ी को कैसे अपलिफ्ट करना, ये चिंता माननीय मुख्यमंत्री की है, और उनकी चिंता को हम सभी मंत्रिमंडल के लोग उसको साकार करने में लगे। सर आपने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन की पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि बेहतर कल का निर्माण किया जा सके। एक सवाल है सर, सरकार आते ही जो गड़े मुर्दे थे उनको उखाड़े गए, जो अनियमितताएं हुई थी उन पर कार्रवाई हुई, क्या ये सही नहीं था? अभिषेक जी, आप एक चीज समझ लीजिएगा, प्रशासन चलाने के लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। ये सरकार का पैसा नहीं, ये सामान्य व्यक्ति से आया हुआ एक्सचेकर है, और यदि इसका दुरुपयोग पता लगता है तो उस दुरुपयोग के बारे में चिंता करना वर्तमान शासक का काम है। और इस प्रकार मैंने प्रारंभ में भी जब जब कभी आपसे भेंट हुआ है, मैंने कहा है कि जहां अनियमितताएं हैं, और ऐसी अनियमितताएं हैं जो समाज को हिट कर रही हैं, जो समाज के पैसे का दुरुपयोग है, हम एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। ट्रस्टी को भ्रष्टी नहीं बनना चाहिए। हम उस भ्रष्टता के लिए समाप्त करने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं। अगर गलतियां हुई हैं, अव्यावहारिकताएं हुई हैं, उसकी जानकारी करके यथा समय उसकी सारी की सारी इंक्वायरी करवा कर, और यदि उसमें कोई दोषी है तो फिर बिल्कुल। ये हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी है, बने रहेंगे हमारे साथ, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। 100 दिन का कार्यकाल, बजट पर चर्चा, और जो अनियमितताएं हुई हैं उस पर भी बात। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका खास बात में। खास बात में आज हमारे मेहमान हैं वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, 100 दिन का एजेंडा, सरकार ने कुछ स्लैब्स बनाए काम को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ छोटे छोटे एजेंडे और टारगेट्स रखे, 100 दिन, 3 महीने, 6 महीना, इसको किस तरीके से देखते हैं? और 100 दिन का एजेंडा आपके लिए कितना मायने था, और 100 दिन में आपकी क्या उपलब्धि है? अभिषेक जी, उपलब्धियां इतनी थी और इतनी हैं
कि वास्तव में अब याद नहीं रह रहे। और मैंने कहा कि हम जो है जो पदचिन्ह छोड़ के चल रहे हैं, हमने सोचा है चरैवेति के सिद्धांत के ऊपर ये सरकार चल रही है। चलते रहो, अच्छा काम करते रहो, मन में संकल्प। 19 मार्च को इस सरकार ने शपथ ग्रहण की और आप देखते हैं उसके बाद जो है जो हनक थी, बिना किसी उस प्रकार के जो अवैधानिक रूप से बूचड़ खाने चल रहे थे, वो स्वतः बंद हो गए थे उत्तर प्रदेश में। हमारा एजेंडा नहीं था, लेकिन ये हमारा ये था कि नहीं, ये सरकार आई है तो नियमानुसार कार्य करने के लिए आई है। नियमानुसार वो खुद भी कार्य करेगी और नियमानुसार दूसरे को भी कार्य कराएगी। और इसलिए हमने बड़े विश्वासपूर्वक हमारी सरकार के 100 दिन, इसकी एक पुस्तिका भी छापी संक्षेप में, लोगों को बताया कि किस तरह कार्य करना है। क्योंकि इमीडिएटली 19 तारीख के बाद देवी व्रत शुरू हो गए। अब देवी व्रतों के अंदर ये बहुसंख्यक समाज अनेक प्रकार की पूजा और व्रत त्योहारों में लग जाता है, तो उनके लिए किस प्रकार की जो है वो व्यवस्था हो, इसकी चिंता भी हमने की। हमने गेहूं खरीद पिछले गुने के मुकाबले में 4.5 गुना ज़्यादा, और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसका भुगतान 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर किसान के बैंक में थ्रू आरटीजीएस पहुंच गया। कहीं कोई विघ्न नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, एक दाना भी आपको जो है वो फील्ड में आसानी से दिखाई नहीं दे सकता। कहीं दुर्लक्ष्य किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा हो गया हो, मैं नहीं कहता, लेकिन ये योजना बनी। हमने जो है वो तुरंत रोमियो स्क्वाड बनाया, एंटी रोमियो स्क्वाड था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने इंडस्ट्रियल बात की, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। हमने ये कहा कि 24 घंटे जो है वो शहरी क्षेत्रों के अंदर बिजली मिलेगी, 20 घंटे जो है वो तहसील केंद्रों के ऊपर बिजली मिलेगी, तो 18 घंटे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिलेगी। हमने करके दिखाया है। सड़क, बिजली, पानी अगर बात की जाए तो आपने जिस तरीके से बताया कि आपने 100 दिन के एजेंडे पे आपकी सरकार ने, हर मंत्री ने दिन रात जग के काम किया, अधिकारियों ने काम किया। सड़क, बिजली, पानी खास तौर से आपने बजट में खूब पैसा दिया, लेकिन जब बजट तैयार कर रहे थे तो राजेश अग्रवाल जी किस तरीके से आपकी दिनचर्या रहती थी? मेहनत करेंगे तो दिनचर्या की वो चिंता नहीं होती थी। मेहनत में जो है वो सिर्फ मेहनत होती है। मेरा एक सोच था कि बजट पिछले अन्य बजटों से थोड़ा अलग हो, और इसलिए मैंने जो है जब अंत की बात कही थी तो प्रोफेसर वसीम बरेलवी, जो मेरे आदर्श भी हैं, मेरे बरेली के हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनके शेर के साथ इसको समाप्त किया था। तो अपने सूरजों को रखना अपना हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। आखिरी घर तक वो अंत्योदय जिसकी चिंता जो है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने की थी, मेरे बजट का मूल वो था। और जो मैंने प्रारंभ किया था वो भी इस प्रकार से किया था कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति थी वो इससे दुरूह है, लेकिन उत्तर प्रदेश को प्रगति की ओर लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, हर लक्ष्य को पूरा करना है। यहाँ पे अगर हमको विद्युत देनी है, हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन देना है, हमको काश्तकारों की तरक्की करनी है, हमको महिलाओं का उत्थान करना है, उनको सिक्योरिटी देना है, हमें शिक्षा का उन्नयन करना है, हमको नहरों के टेल तक पानी देना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वर्तमान सरकार की प्रायोरिटी है और इस पर हम लगे हैं। बुंदेलखंड सिर्फ 200 करोड़। देखिए, ये सोच की बात है। अभी तक हजारों करोड़ देकर क्या हुआ था, ये आप ही लोग पूछते हो। मैंने प्रारंभ किया है, पहले शुरू तो करो। काम प्रारंभ दिखाई देगा, 200 नहीं और भी दिया जा सकता है, जितनी आवश्यकता होगी देगी। एक खाली बुंदेलखंड नहीं है, पूर्वांचल की भी चिंता है, मध्यांचल की भी चिंता है, पश्चिमांचल की भी चिंता है, लेकिन शुरू तो करें। ये बजट के अंदर मैंने इनको थोड़ा थोड़ा मूल्य देकर, थोड़ा थोड़ा धन का आवंटन देकर उन योजनाओं को जीवित रखा है कि आप काम करना शुरू कीजिए। ये प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको जितनी आवश्यकता होगी उतना जो है वो दिया जाए।
सर मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो आपने शिक्षा विभाग को खास तौर से दिए। शिक्षा विभाग को आपने अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा धन दिया है। शिक्षा विभाग में आपने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 19,444 करोड़, मध्याह्न भोजन की अगर बात करें तो 2,054 करोड़ 74 लाख, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 551 करोड़ माध्यमिक शिक्षा के लिए, और 25 करोड़ दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालयों के लिए। उच्च शिक्षा में भी इसी तरह आपने तमाम पैसे दिए हैं। वाईफाई की फ्री सुविधा के लिए 50 करोड़, 191 27 लाख राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। तो तमाम रुपए दिए आपने, मतलब कई हजार करोड़ रुपए में आपने शिक्षा पर खर्चा किया है, आपने बजट रखा है। सर लैपटॉप छूट गया है आपके संकल्प पत्र में। नहीं, आपको लगता है कि शिक्षा पूरी जो है बिना लैपटॉप के नहीं होती? नहीं सर, संकल्प पत्र में था ये, संकल्प आप विषय नहीं, लोगों का था। संकल्प पत्र जो है वो मेरा चीज, अभिषेक जी बड़ा स्पष्ट समझ के चलिए ना। अगर हाई स्कूल बच्चा करता है तो 2 वर्ष का कालखंड होता है, इंटर करता है 2 वर्ष का कालखंड होता है, बीए एमए करता है 2 वर्ष का है, लेकिन उसके विपरीत जहां वो एमबीबीएस करता है तो उसको 5 वर्ष लगता है। विधायक या सरकार जो है वो 2 दिन के लिए नहीं है। मेरा कालखंड अभी बहुत बाकी है, अभी तो शुरू किया है। संकल्प हमने किया, इसलिए बड़ी ईमानदारी के साथ संकल्प लिया है कि हम पूरा करेंगे। हमने उसको मैनिफेस्टो का नाम नहीं दिया, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आपको ध्यान होगा कि इसके अंदर जो है बहस हुई थी, और मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ये कहा गया था कि मैनिफेस्टो में जो कहा जाता है वो पूरा नहीं होता है। और हमने संकल्प लिया है, हम कहते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे, धीरे धीरे साधन बढ़ा रहे हैं, हर चीज होगी। अभी भी हमने संकल्प के आधार के ऊपर अपने को प्रारंभ किया है। जिस जिस चीज को लेते जा रहे हैं उस चीज की गति देते जा रहे हैं। सर नगर विकास के लिए अगर बात की जाए, क्योंकि आपका जो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, स्मार्ट सिटी, खूबसूरत शहर, साफ सुथराई और जो स्वच्छता अभियान है, इस सब पे बहुत काम करना बाकी है। आपके यहाँ तमाम जो कंपनीज यहाँ पे नगर विकास की काम भी कर रही हैं, वो सिर्फ कहने के लिए है। सड़कों पर कूड़ा अभी तक उठा ही नहीं दे रहा। तो आप लोग पैसा तो खर्च कर देते हैं, पॉलिसीज बना देते हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग के लिए कुछ नहीं। क्या कुछ बहुत अच्छा, हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन एक्सटेंडेड हैंड्स को क्या करेंगे जिनकी आदत अभी ठीक नहीं है। योगी एक है, ऊपर बैठा हुआ है, वो आदेश देता है, काम नीचे तक के लोगों को करना है। बदलते बदलते आदत बदलेगी। वो एक कहा जाता है ना, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। अभी तो हम समझा रहे हैं, मनुष्य की वृत्ति है देख के समझना, ठोकर खा के समझना, और नहीं तो फिर उसको समझाना भी आता है। हम अपने प्रत्येक उस एम को जिसको हम लेके चल रहे हैं, जो समाज हित में है, जो जनहित में है, उसको पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और जानेंगे कि योगी सरकार के पिटारे से उत्तर प्रदेश की जनता को और क्या क्या मिला। स्वागत है एक बार फिर आपका खास बात में। खास बात में हमारी आज बात हो रही है वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी से। राजेश जी, एक सवाल, आपने जो बजट बनाया उसमें तमाम खूबियां थी, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना चाहेंगे। समाजवादी की कई योजनाएं जो पूर्व की सरकारों की थी, जिस पर वो अपनी पीठ थपथपाती थी, वो बंद कर दी गई। उसके लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा गया। उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये मामला विधानसभा में भी उठाया गया। देखिए, बड़ा स्पष्ट रहता है। हमने ये कहा कि वो योजना जो जनहित की है हम उसको चालू करेंगे, वो चाहे पूर्ववर्ती सरकार की हो। अनेक योजनाएं चल रही हैं, वे योजनाएं सिर्फ काटी गई जिनकी उपयोगिता नहीं थी, या जो केंद्र सरकार के द्वारा बराबर चलाई जा रही है। में कई प्रकार के उदाहरण हैं इन योजनाओं के बारे में, जिसकी जो है वो विश्लेषण हो रहा है। चूँकि उसकी इंक्वायरी चल रही है तो मुझे इस समय बोलना ठीक नहीं है, लेकिन एक एक ज़िले में 30-30, 40-40% तक उसमें खामियां मिल रही हैं। तो जनता के धन का दुरुपयोग ये सरकार नहीं होने देगी, वो योजना कोई भी हो।
खास बात भी यही थी कि आपने नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़ते हुए ये बजट तैयार किया। स्वाभाविक रूप से मेरी चिंता थी। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब चुनाव से पूर्व ये घोषणा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव से पूर्व इस प्रकार की अपनी चुनावी सभाओं में घोषणा की कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ की जनता क्लियर मैंडेट देगी, तो सबसे पहले हमारी चिंता है कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ की आबादी में लगभग 66-67% जो किसान हैं, वो पिछले 4-5 वर्षों में दैवीय आपदाओं से मारा हुआ था। कभी अतिवृष्टि थी, कभी अनावृष्टि रही। उसका सारा का सारा बैलेंसेस बिगड़ गए थे। उसने जो है वो बैंकों से ऋण लिया हुआ था, वो चुका नहीं पा रहा था। प्राइवेट धनाढ्य लोगों ने उनके लिए जो दिया था वो चूस रहे थे। ये चिंता थी भारतीय जनता पार्टी की, इतना बड़ा वर्ग और आज वो परेशान है। तो ये कहा गया था कि अगर आप हमको क्लियर मैंडेट देंगे तो हम सबसे पहले दिन उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनाकर पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसके अंदर किसानों के लिए जो ऋण की बात जो उन्होंने ली हुई है उनके लिए हम सहयोग करेंगे। इस सरकार का लक्ष्य था कि इतनी बड़ी आबादी, और चूंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, मेरे यहाँ भी कृषक जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर इनका स्टैंडर्ड, इनका आर्थिक स्तर नहीं उठेगा, ये परेशान रहेंगे, तो समाज के व्यापार के अंदर जो है वो पैसा नहीं आएगा। पैसा काश्तकार के घर से चलकर जो है वो शहरों के समाज में आता है, शहर के व्यापारी के पास आता है, और जब व्यापारी के पास पैसा आता है तभी वो जाकर जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री से सामान खरीद पाता है। ये क्रम है, चेन है, और इसलिए मेरी ये चिंता थी। और जैसे ही हमने घोषणा की थी, वो चाहे बॉम्बे में बैठे हुए बैंक के बड़े से बड़े माने अधिकारी हों, चाहे अन्य अन्य जो है वो राजनेता हों, सबने कहा कि ये गलत किया जा रहा है। लेकिन ये कमिटमेंट था, ये विश्वसनीयता का प्रश्न था। भारतीय जनता पार्टी के उस शीर्ष नेतृत्व का, जिनका आदेश हम मानते हैं, उनका ये प्रश्न जब रख दिया गया था तो उसको मानना, उसको एग्जीक्यूट करना मेरा दायित्व बनता था एज ए वित्त मंत्री। मेरे सामने समस्या थी, ये बात बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मना कर दिया। कोशिश करने के बाद भी किसी बैंक ने नहीं कहा कि हम आपको जो है वो राज्य सरकार को किसी प्रकार का ऋण दे सकते हैं। हमारा FRBM 3% पहले से चल रहा था, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। केंद्र सरकार से हम ऋण नहीं ले सकते थे। मेरे सामने समस्या थी कि कैसे मैं बजट को तैयार करूं। ये तो जनता का आशीर्वाद था और ईश्वर की कृपा थी कि बिना किसी से पैसा मांगे हुए, बिना कोई जनता के ऊपर अतिरिक्त कर का आरोपण किए बिना, जिसको सब लोगों ने कहा कि ये बजट वास्तव में ठीक है, मुझे भी सुनकर देखकर अच्छा लगा, ये बजट प्रस्तुत किया। जीएसटी में आप काउंसिल सदस्य भी हैं, किस तरीके से देखते हैं जीएसटी? क्योंकि जीएसटी अभी तक कई लोगों के समझ से परे रही है सर, तो अब आपको उत्तर प्रदेश में व्यापारी को किस तरह समझाएंगे? मैं समझता हूँ कि समझ से परे नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है समझ कर भी लोग अनजान बनते हैं। व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? आपने भी अनेक बार प्रदर्शन करते हुए और डिमांड देते हुए देखा कि इंस्पेक्टर राज समाप्त हो। जीएसटी में जो सबसे बड़ा सुख है वो इंस्पेक्टर राज समाप्त हो गया। 17 प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के विभाग थे वो समाप्त हो गए। व्यापारी को सिर्फ एक प्रोफार्मा के ऊपर, और वो भी थ्रू कंप्यूटर जो है एंट्री करके छोड़ देनी है। बाकी सब चीजें धीरे धीरे अपने आप आती रहेंगी। पहले 5 लाख रुपए तक का व्यापारी जो टर्नओवर किया करता था उसको विभाग का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, और फिर विभाग के अधिकारी कर्मचारी किस प्रकार का उसका आचरण हुआ करता था ये सर्वविदित है। अब हमने जो जीएसटी के अंतर्गत जो है वो 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर के लिए जो है वो फ्री कर दिया है। हमने कहा है कि 75 लाख रुपए तक का जो व्यापारी है, जो टर्नओवर करता है, जो मझोला व्यापारी है, वो भी 3 माह में एक बार अपनी सूचना देगा, और उसके ऊपर जो है वो टैक्स जो है 1% या 2% या 5%, जिस प्रकार की श्रेणी में वो आएगा,
क्योंकि एक व्यापार का है, एक मैन्युफैक्चरर का है, इस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया है, उसमें वो हो जाएगा। आपको मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, पहली प्रकार के जो 20 लाख के अंतर्गत आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में लगभग 3.25 लाख व्यापारी आ जाएंगे, और दूसरे जो मझोले व्यापारी हैं उनकी संख्या भी लगभग 2.25 लाख के आसपास होती है। ये सब मिलाकर 6 लाख व्यापारी तो जिनके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बचते हैं मुश्किल से एक 20% व्यापारी। 20% में भी विभिन्न प्रकार का कैटेगराइजेशन होगा। एक बहुत सुपर होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरर्स होंगे, कुछ बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। जीएसटी जो है सर्व सामान्य के हित में है। आज जम्मू कश्मीर में अगर कोई चीज़ खरीदेंगे या कन्याकुमारी में कोई चीज़ खरीदी जाएगी तो सब एक रेट में मिलेगी। अभी तक जो है वो अनेक प्रकार की भ्रांतियां जो थी वो चल रही हैं। लोग धीरे धीरे इसको ग्रैब कर रहे हैं। अव्यावहारिक चीज़ों को निकालने का प्रयास जीएसटी समिति करेगी, वो बराबर बैठेगी। वहाँ पर अगर कोई इस प्रकार की चीज़ आती है और जो व्यापारियों के लिए जो है वो अव्यावहारिक है, जो अहितकारी है, उसके बारे में चिंता करके उसमें यथा संशोधन करने का प्रयास भी जो है वो भविष्य में किया जा सकता है। शुक्रिया राजेश अग्रवाल जी, हम लोगों से बात करने के लिए। खास बात में आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो अंत्योदय तक जाना चाहती है, मतलब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक। यही हमारी भी उम्मीद है कि योगी सरकार जो कह रही है वो करे, क्योंकि जब बढ़ेगा प्रदेश तभी तो आगे भागेगा देश। फिलहाल अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए और हमारी टीम को इजाजत।